दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, मूव करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर की तरफ, जो है 83,127 पदों पर भर्ती के आदेश को लेकर के। देखते हैं क्या है आज की ये बड़ी अपडेट। 83,127 पदों पर भर्तियों को लेकर के CAPF की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। CAPF में साल के अंत तक रिक्त पद भरे जाएंगे और पदों की संख्या है 83,127। खबर जानते हैं विस्तार पूर्वक। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF में इस साल के अंत तक रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य है। इस साल समय कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले 83,127 रिक्तियां हैं। सरकार का कहना है कि मिशन मोड में भर्तियां की जा रही हैं और जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच 32,181 भर्तियां की गई हैं। गृह मंत्रालय ने सभी बलों को निर्देशित किया है कि खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरना सुनिश्चित करें, जिससे कोई बैकलॉग ना रहे। और महिलाओं की संख्या 4% से भी है कम। इन बलों में महिलाओं की संख्या 4% से भी कम है। 1 जनवरी 2023 तक के अनुसार महिलाओं की संख्या 35,074 है, जो कि सिर्फ 3.82% है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इन आंकड़ों में हल्का सुधार हुआ है। अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी सुरक्षा बलों को नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखना यह है कि 83,127 रिक्तियों पर CAPF में भर्तियां मिशन मोड के तहत की जा रही हैं, तो कब तक इतने रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा, जिससे युवाओं को कहीं ना कहीं अपने जीवन को निश्चित और स्थिर करने के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगा और जो अभ्यर्थी CAPF में जाना चाहते हैं और उनके सपनों को साकार किया जाएगा सरकार की तरफ से। जो भी अपडेट इससे जुड़ी हुई होगी आगे फ्यूचर में आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर को। आज की दूसरी प्रमुख खबर है PCSJ की प्रारंभिक परीक्षा आज से। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा 2022 5 जिलों के 171 केंद्रों में 12 फरवरी यानी आज आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। PCSJ की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक और सफलता की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थी PCSJ से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट। अब देखते हैं आज की अगली प्रमुख खबर को। आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट है CUET 2023 की आवेदन प्रक्रिया को लेकर के। तो साथियों, आप सभी को बता दें CUET 2023 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET 2023 के आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च रात 9 बजे तक चलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दिशा निर्देश और स्नातक पाठ्यक्रमों के विषय संयोजन की सूची जारी की है और इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी IPS के तहत संचालित 8 पाठ्यक्रमों में भी इस वर्ष CUET से ही प्रवेश होगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से गुजरकर प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी किन क्षेत्रों में CUET के माध्यम से प्रवेश मिलेगा, तो BA है, BSc है, BCom है, BA LLB है, BFA है, BPA है, BCA एवं 5 ईयर BCA MCA डाटा साइंस अन्य सभी कोर्सेस के लिए CUET का एग्ज़ाम रखा जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी इन क्लासेस में प्रवेश लेना चाहते हैं तो CUET की आवेदन प्रक्रिया में भाग लें और आवेदन करने के बाद ही उनको जो है प्रवेश मिल पाएगा। तो CUET 2023 की आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर है पदोन्नति के 7 महीने बाद भी नहीं हुआ पद स्थापन। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए पदोन्नत होकर बने 237 प्रधानाध्यापक 7 महीने से पद स्थापना एवं स्कूल आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। किसी न किसी कारण से उनका पद स्थापन अब तक नहीं हो सका है। इस कारण उनकी वेतन वृद्धि भी नहीं हुई है। ऐसे में पदोन्नत होने के बावजूद उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रधानाध्यापक बनने वालों ने जल्द से जल्द पद स्थापन की मांग की। प्रदेश भर में 286 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद खाली थे। इन पदों को पदोन्नति से ही भरा जाना था। इसके लिए साल भर पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी। पदोन्नति के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से आवेदन लिया गया था। अब देखना है कि इस तरीके की लेट लतीफी उत्तर प्रदेश में कॉमन रूप से देखने को मिलती है। अब इस प्रक्रिया को कब तक विभाग पूरा किया करेगा और
इन सभी की स्कूल आवंटन किया जाएगा। इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर निकल कर सामने आती है तो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। नियुक्ति घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्या है खबर, समझते हैं इसे। नियुक्ति घोटाला, बंगाल शिक्षा बोर्ड ने 1911 कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी WBBSE को ग्रुप डी के उन 1911 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया है जिन्हें उनकी भर्ती परीक्षा परिणामों में धांधली के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अवैध रूप से नियुक्ति दी गई थी। अदालत ने पाया कि ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 2016 में हुई भर्ती परीक्षा के 1911 उम्मीदवारों को उनकी OMR सीट में हेरफेर के कारण सिफारिश मिली थी। उनके नामों की सिफारिश स्कूल सेवा आयोग ने WBBSE से की थी। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने WBBSE को उन 1911 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया जिनके नामों में SSC ने गलत सिफारिश की थी। अदालत ने 2016 की परीक्षाओं के प्रकाशन के समय SSC के अध्यक्ष रहे सुबीर भट्टाचार्य को भी निर्देश दिया कि वे उन लोगों के नामों का खुलासा करें जिन्होंने परिणामों में हेरफेर करने के लिए कहा था। तो हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए एक सार्थक कदम हो सकता है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया को होना ही चाहिए कि जिससे अनुचित लोगों को नियुक्ति ना मिल पाए, जो योग्य अभ्यर्थी और उम्मीदवार हैं उन्हीं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो। तो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है बंगाल हाई कोर्ट की तरफ से। ऐसे ही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों अब बात कर लेते हैं यूपी TGT PGT एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बताते हैं उत्तर प्रदेश में TGT PGT भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकालने के बाद जो है आवेदन लिए गए थे अभ्यर्थियों के, और उसके बाद से इसके एग्जाम डेट को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास भी किया गया, धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया गया, लेकिन इसमें अभी तक कोई अपडेट निकल करके नहीं आ रही। लेकिन कल से सोशल मीडिया पे मार्च की डेट वायरल हो रही। तो साथियों आपको बता दें मार्च में TGT PGT शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम होना कैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अब TGT PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती की परीक्षा है ये सभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही पूरी की जाएगी। और आपको बता दें फरवरी में बजट के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें लगभग 1 माह से अधिक का समय पूरे प्रोसेस में लगने वाला है। तो जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का उत्तर प्रदेश में गठन नहीं हो जाता है तब तक TGT PGT एग्जाम डेट को लेकर के किसी भी प्रकार की कयास लगाना गलत है। और आपको बता दें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्जाम डेट घोषित की जाएगी। तो इसके लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान न हो। जैसे यूपी TGT PGT शिक्षक भर्ती या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्जाम डेट को लेकर के कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट आएगा आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी पर फोकस करते रहें। तो ये थी यूपी TGT PGT शिक्षक भर्ती से जुड़ी आज की बड़ी खबर। मार्च में नहीं होने वाली परीक्षा आप 100% मानकर चलिए। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती एवं जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अभ्यर्थियों को अब डिस्पोजल आपके लिए 13 तारीख यानी कल की कोर्ट सुनवाई लगा दी गई है। और वहां पर आपको बता दें रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया आप सभी लोग देख सकते हैं सभी की तरफ से पूरी की जा रही है। अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 13 की सुनवाई के लिए आज दिन में यानी कल 3 बजे सीनियर एडवोकेट गौरव सर और उत्सव सर के पास जाकर ललित भैया के साथ रिटर्न सबमिशन साथियों के द्वारा पूरा किया गया है। कुछ पॉइंट बचे हैं जो कल शाम यानी आज शाम 8 बजे तक पूरे हो जाएंगे। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी सम्मिलित अभ्यर्थी जिनकी मानसिक प्रताड़ना के दिनों का अब अंत होने वाला है। कल की सुनवाई जो कोर्ट में लगी हुई है वो माना जा रहा है कि ये डिस्पोजल आप सुनवाई है। काज लिस्ट में भी ऐसा मेंशन किया गया है। और इसके बाद आर्डर रिजर्व हो जाएगा और आर्डर रिजर्व होने के बाद आर्डर जब डिलीवर होगा तो उम्मीद की जा रही 12,460 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी जो कई वर्षों से मानसिक प्रताड़ना से परेशान हैं और कहीं ना कहीं उनके जीविका उपार्जन का कोई साधन उनके पास नहीं है, उनको उनका हक मिलेगा और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने का ही निर्देश कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट अगर निकलकर सामने आती है तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक रूप से डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों आप सभी को बता दें पिछले दिनों ने आप सभी ने प्रत्येक न्यूज़पेपर में ये देखा कि 12,460 शिक्षक भर्ती और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती एक सप्ताह के अंदर पूरी होने वाली है। तो आप सभी को बता दें दोनों शिक्षक भर्तियों में कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है और आप सभी लोग देखें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में डिस्पोजल आपकी सुनवाई 13 फरवरी को है, लेकिन जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में
आपको बता दें अभी ऐसी कोई फाइनल डिसीजन वाली बात नहीं है और जब तक कोर्ट का कोई मैटर फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और भर्ती प्रक्रिया 1894 पदों पर ही पूरी की जाएगी। सीट वृद्धि का अनुमान लगाना और कयास लगाना हम सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं निरर्थक साबित होगा, क्योंकि सीट वृद्धि का मामला अब इसमें बिल्कुल भी है ही नहीं। अब तो बस यही है कि 1894 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई थी, उतने ही पदों पर भर्ती प्रक्रिया किसी न किसी प्रकार से पूरी हो सके। अब देखना है कि अगला हफ्ता जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों भर्तियों के लिए, उसमें क्या डिसीजन निकल करके आता है इन दोनों भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। हालांकि 12,460 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और इसमें जूनियर शिक्षक भर्ती में ऐसा रिजर्व होने जैसा कुछ है नहीं। अगर फाइनल डिसीजन यानी डायरेक्शन जारी किया जाता है पीएनपी को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए तो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द से जल्द इन सभी शिक्षक भर्तियों का मामला शार्ट आउट होता नजर आएगा। जो भी अपडेट होगी इन सभी से जुड़ी हुई आप सभी को चैनल के माध्यम से समय समय पर देते रहेंगे, इसके लिए चैनल से आप सभी लोग जरूर जुड़ें। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें आंसर की प्रकरण पर क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो साथियों आप सभी को बता दें आंसर की प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं। प्रत्यावेदनों की जांच के बाद फाइनल लिस्ट तैयार की गई है और रिविजिट भी की जा रही लिस्ट की कोई अनावश्यक रूप से इसमें अभ्यर्थी लाभ ना पा जाए, जिससे कहीं ना कहीं एक बार पुनः इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो। तो ऐसे में रिविजिट की जा रही है जो पीएनपी के द्वारा प्रत्यावेदनों की जांच के बाद लिस्ट तैयार की गई है। और आपको बता दें कई नई याचिकाएं भी आंसर के प्रकरण को लेकर के पड़ी हैं जो एक अंक कॉमन लाभ को लेकर के। तो ऐसे में नई याचिकाएं से बेसिक शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं लाभ होता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब बेसिक शिक्षा विभाग उन सभी मामलों को भी मद्देनजर करते हुए कार्रवाई करेगा जिससे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आंसर की प्रकरण में याची लाभ की बात की गई है उसमें कहीं ना कहीं डिले हो और आगे अगर कोर्ट की तरफ से अन्य को भी कॉमन अंक देने के लिए आदेश निर्गत होता है तो इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के पास राहत भरी सांस लेने का समय जरूर मिल गया है। लेकिन आपको बता दें जो आंसर के प्रकरण में नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है उसके लिए लगभग 77 यानी 77 याचिकाएं कंटेम्प्ट याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हैं और लगातार समय समय पर आदेश निर्गत हो रहे हैं। तो इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग इन मामलों में ज़्यादा लापरवाही कर भी नहीं सकता है और यथाशीघ्र उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी। हालांकि अब 17 मार्च तक का समय है बेसिक शिक्षा विभाग के पास और तब तक ये अपने मामले को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे और आंसर के प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आंसर के प्रकरण में सम्मिलित उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने प्रत्यावेदन कर दिया है अपनी नौकरी के लिए, क्योंकि अब आपको बता दें आपकी नौकरी थोड़ा डिले जरूर हो सकती है लेकिन आपकी नौकरी आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो ये थी आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात करेंगे 6800 या 1356 वाले मामले में हाईकोर्ट ऑर्डर को लेकर के। साथियों लगातार कयास लगाया जा रहा था, लगातार साथियों के द्वारा जानकारी के बाद डेट शेयर की जा रही थी कि 10 फरवरी तक कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। 10 फरवरी क्या 11-12 फरवरी हो गई, कोर्ट ऑर्डर का कोई नामो निशान अभी तक नहीं है और लगातार हम लोगों का समय बढ़ता जा रहा है। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि 15 फरवरी तक कोर्ट ऑर्डर आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। साथियों मैं अब आप सभी को एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोर्ट ऑर्डर को लेकर के अब कोई भी आप फिक्स डेट का कयास ना लगाएं और फिक्स डेट के बारे में कयास लगाते हैं और उस डेट को जब कुछ नहीं होता तो ज़्यादा निराशा लगती। आप ये मानकर चलिए कि 6800 मामले में कोर्ट ऑर्डर आएगा और इसी महीने आएगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि आप सभी लोग हालांकि ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन है नहीं लेकिन सभी लोग कहते हैं 90 दिनों के अंदर आना चाहिए कोर्ट ऑर्डर। तो 90 दिनों के अंदर तो आ ही जाएगा क्योंकि अब 60 दिनों से ऊपर का समय तो वैसे भी चल रहा है। तो अब बिल्कुल भी कोई फिक्स डेट नहीं मानकर चलते हैं क्योंकि जब तक कॉज लिस्ट नहीं जारी की जाती कोर्ट ऑर्डर डिलीवर डेट को लेकर के तब तक आपको बता दें कोई भी फिक्स डेट नहीं अनाउंस की जा सकती है। हालांकि आप सभी को बता दें कोर्ट ऑर्डर में इतना देर क्यों हो रही है, तो याची लाभ की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई वो ये कह रहे हैं कि जो ये 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की हार हो गई है, इसीलिए कोर्ट ऑर्डर डिलीवर को लेकर के डेट डिले हो रहा है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दें कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा है, क्या मेंशन है, ये जानकारी जज साहब के सिवाय और टाइपराइटर के सिवाय किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं है कि सरकार हार गई है इसीलिए कोर्ट ऑर्डर डिलीवर करने में डिले हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, कोर्ट ऑर्डर डिलीवर का ये कोई कारण है ही नहीं। सरकार हारी होती या जीती होती, कोर्ट ऑर्डर अगर जल्दी डिलीवर होना होता तो कर देती, लेकिन अब काफ़ी लंबा समय हो गया है कोर्ट ऑर्डर को रिजर्व हुए। अब ऑर्डर को डिलीवर करके सारे मामलों को पटाक्षेप कर देना चाहिए हाईकोर्ट को और जिन अभ्यर्थियों को लाभ मिलना है
उन सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत मिलती और जिनको आगे लड़ाई लड़नी हो अपना आगे बढ़ जाते और सरकार किस बिहाफ पे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करती, आर्डर के अनुरूप ये सारी बातें होती, लेकिन इसमें डिले हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार और हाई कोर्ट दोनों हाई आर्डर डिलीवर डेट में डिले को लेकर के जिम्मेदार हैं। इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। और लेकिन अब आपको बता दें कितने दिनों तक आप आर्डर को रोक सकते हैं, ये तो आपको एक ना एक दिन डिलीवर करना ही पड़ेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही सिंगल बेंच में ओपी शुक्ला सर बैठेंगे, पहला मामला अपने कोर्ट आर्डर डिलीवर से संबंधित निकलकर सामने आएगा। तो बिल्कुल भी सकारात्मक रहें, परेशान ना हो आप सभी 6800 में चयनित या 1356 से जुड़े हुए सभी साथी। और उम्मीद की जा रही है इस बार जो कोर्ट आर्डर आने वाला है बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएगा और 6800 के साथ कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी नियुक्ति की बात की जा सकती है कोर्ट के अंदर। ये वकीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है कहीं ना कहीं हिंट निकल करके आ रहा है, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक अप्रूव्ड जानकारी अभी तक कोर्ट आर्डर डिलीवर को लेकर के नहीं निकल कर सामने आई। जैसे ही कोई ऑथेंटिक जानकारी आएगी आप सभी को फुल वीडियो बना करके कोर्ट आर्डर के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और उम्मीद करते हैं 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट आर्डर को लेकर के इस हफ्ते एक बड़ी और अच्छी खबर आप सभी को सुनने को मिलेगी।